एल्बर्ट आइंस्टाइन 1939 2 अगस्त 1939 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट प्रेसिडेंट था अमेरिका का, इसकी तरफ लेटर लिखा। इस लेटर में इसने कहा कि एलिमेंट यूरेनियम है, इससे हम अनएक्सपेक्टेड एनर्जी गेन कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी होगी। साथ में इस लेटर के पार्ट में भी का जुलियट है फ्रांस का, फर्मी जुलियट जो फ्रांस से है, साथ में सीजी लॉर्ड, इन तीनों के काम से हम ये कह सकते हैं अगर हम ज्यादा यूरेनियम का इस्तेमाल करें तो मुस्तकबिल में चेन रिएक्शंस करवाकर अलॉट ऑफ एनर्जी गेन कर सकते हैं हम। साथ में इस लेटर के अंदर दूसरा पार्ट बड़ा आई अपीलिंग और एस्टॉनिशिंग था आपके दो। उसके अंदर यह था कि इस वक्त जर्मनी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, केसर विलहेल्म इंस्टीट्यूट, बर्लिन के अंदर। इसके अंदर एक खास काम हो रहा है कि we can't evaluate our eye because it is an undisclosed agencies। ना किसी को जाने दे रहे हैं वहां पर, ना वहां की रिसर्च बाहर आ रही है। और अगर मैं साथ थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं ये कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हमारे पास यूरेनियम की कानें बहुत कम हैं बनिस्बत चेकोस्लोवाकिया के, जबकि चेकोस्लोवाकिया का कंट्रोल रिसोर्सेज का हो गया जर्मनी के ऊपर, और जर्मनी ने यूरेनियम की एक्सपोर्ट पर सेंक्शंस लगा लिए। अब मुझे यूं लगता है कि मुस्तकबिल में काम कर रहे बर्लिन जो है, जर्मनी जो है, एडोल्फ हिटलर जो था, ये काम कर रहे यूरेनियम के ऊपर, यानी ये मुस्तकबिल में इससे एनर्जी बना सकते हैं, इसकी एनर्जी वो भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आपके दो। तो हमें शायद इस पर एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये हाथ इतना सीरियस लिया जाता है कि आगे जाकर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट आगे जाकर 1942 के अंदर मैनहट्टन प्रोजेक्ट का आगाज करते हैं। इस वक्त लॉस एलमस इनका हेडक्वार्टर था, साथ में ओकरिज, लॉस एलमस जो है ये न्यू मैक्सिको के अंदर है, जबकि ओकरिज ये आ जाता है, ओकरिज ये टेनेसी के पास, टेनेसी के अंदर है। उसके बाद तीसरा इनका जहां पर काम शुरू था, हेडक्वार्टर तो लॉस एलमस आके, साथ में दूसरा था हैंडफोर्ड वाशिंगटन। इसके अंदर प्लूटोनियम की प्रिपरेशन जारी थी। दो बातें यहाँ पे, एक है हेडक्वार्टर लॉस एलमस के अंदर, इसका जो हेड था उसका नाम था रॉबर्ट, जबकि पूरे मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जो हेड था उसका नाम था मेजर जनरल ग्रूव्स। मेजर जनरल ग्रूव्स को ने एक राय दी, सबसे मुश्किल था यूरेनियम की प्यूरिफिकेशन करना, रिफाइनिंग करना। तो उसने कहा एक सेटअप ये है कि इससे इसकी जो मेस है कम है, तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा जब हम इसे आयोनाइज करेंगे, वेपर बना के आयोनाइज करेंगे, उसके बाद ये ज़्यादा, तो इस तरह हम डिफ्लेक्शन के थ्रू यूरेनियम 235 को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर एक प्लांट बनाया गया जो था वाइट 12 के नाम से। इसके अंदर इसकी इस तरह रिफाइनिंग की गई। साथ में एक और इसने कहा था कि हम जो गैसियस डिफ्यूजन होती है, यूरेनियम 235 लाइटर है बनिस्बत 239 के, यूरेनियम 238 के, तो यहाँ से भी हो सकते कि डिफ्यूजन के जरिए हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही थी जो गैस डिफ्यूजन है। फिर इन लोगों ने नेवी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिक्विड डिफ्यूजन केमिकल्स मंगवाए, फिर वहाँ से इन्होंने जो इसका प्रोजेक्ट था जो डिफ्यूजन वाला था उसका नाम था K25। इसके अंदर फिर बाद में नेवी वालों की मदद से यहाँ पर उन्होंने फिर लिक्विड डिफ्यूजन करवाई थी केमिकल्स वगैरह के जरिए। यूरेनियम एक तरफ, यूरेनियम एक तरफ प्लूटोनियम। यूरेनियम के पास होते हैं 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स। प्लूटोनियम इसके पास है 94 प्रोटॉन्स, जबकि इसके पास न्यूट्रॉन्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 145। अब आपने 94 प्रोटॉन्स करने हैं तो फिर जाकर बनेगा प्लूटोनियम, और साथ ही साथ आपने 145, जबकि 146 है यूरेनियम के पास, 146 से यहाँ पे आपने क्या करना है,
एक कम करना है, ठीक है ना। आप इमेजिन करते जाओ 145, एक प्रोटॉन कम करने, 2 प्रोटॉन ऐड करने हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये 1 2 ऑलरेडी अनस्टेबल है, 235 की निस्बत नहीं, लेकिन ऑलरेडी एक अनस्टेबल है, इसको एक और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे दिया, इसके पास कितने हो गए, ऑलरेडी अनस्टेबल था तो 147 हो गए। डायरेक्ट ये करवा लेते हैं बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो 92 से 93 प्रोटॉन हो गए, ठीक समझ गए। उसके पास 92 थे, 93 हो गए। साथ ही साथ एक मेन चीज, इसके पास न्यूट्रॉन एक कम हो गया, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, तो अब कितने इसके पास हो गए, 146, ठीक है। 93 147, ये नेप्टोनियम बन गया। अब ये अभी प्लूटोनियम नहीं बना, नेप्टोनियम बन गया ये जो। अब नेप्टोनियम से एक स्टेप फिर पीछे जाते हैं, दोबारा ये अनस्टेबल है, ऑलरेडी अनस्टेबल है। फिर क्या होता है, नेप्टोनियम बीटा डिके करते, फिर पीछे क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, न्यूट्रॉन टूटा, प्रोटॉन बनाया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, प्रोटॉन इधर रह गया, 93 + 1 हो गया। पहले नेप्टोनियम के अंदर 93 प्रोटॉन्स थे, अब 94 हो गए। 94 के साथ साथ एक न्यूट्रॉन टूट के, तो पीछे बच गया 145। ये जो पीरियोडिक टेबल में देखो, वहां पर 94 एटॉमिक नंबर पे जो आपके पास एलिमेंट आएगा उसका नाम था प्लूटोनियम। इस तरह उन्होंने प्लूटोनियम की क्वालिफिकेशन कर दी। ये कहां पर हुई, हैंडफोर्ड, जो ऑकरिज जो था, ऑकरिज के अंदर, यहां पर हुई है यूरेनियम की रिफाइनिंग की गई। यूरेनियम का मिक्सचर एक बनता था, वहां पे यूरेनियम का ढेर मिलता था, वहां पे यूरेनियम 235 238 पे था, और यूरेनियम 235 कम था अमेरिका के पास, ठीक है ना। अमेरिका के पास यूरेनियम 235 बहुत कम था। उसके अंदर भी था ना कि चेकोस्लोवाकिया के अंदर आप लोग, उसने जर्मनी ने स्टे लगा लिया कि इसके ऊपर, इसकी यूरेनियम की स्लेटर के अंदर था ना यूरेनियम की, आप वो नहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, कि वो यही था ना कि उसके पास, अमेरिका के पास कम था, कनाडा के पास कम था, मैक्सिको सिटी के पास थोड़ा ज्यादा, कनाडा के पास बनिस्बत अमेरिका के थोड़ा ज्यादा था। फिर वहां से प्यूरिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो गया था इनके लिए। अच्छा, ओक्रिस के अंदर क्या किया, इन लोगों ने डिफ्लेक्शन वगैरह के जरिए वहां से यूरेनियम हासिल कर दिया। अब ओक्रिस के अंदर क्या था, इन्होंने डिफ्लेक्शन के थ्रू आयोनाइज करके, कम डिफ्लेक्शन का मेस कम था, तो हमारे पास फार्मूला ये फार्मूला आता है FC, कोलम्बिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई चीज टर्न करती है, टर्न कैसे करती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, वहां पे ट्यूब्स होती है, ट्यूब के आसपास मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है, उसके जरिए टिल्ट होता है, जो ज्यादा टिल्ट होता है उसका मेस कम होता है, जो कम होता है उसका ज्यादा होता है, टर्न जो करते हैं। उसमें से जो हाथ था यूरेनियम 235, इसका मेस कम है, एक फार्मूला वहां से आता है QVB = mv² / इस फार्मूला डेरिवेशन लाते हो, आखिर में आता है R = mv / QB। अब जो m है, मास कम होगा तो R क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, कम है ना, अगर ज्यादा होता फिर कम हुआ है, अभी इस तरह ज्यादा टिल्ट होता है इस तरह। तो ये था हमारे पास इसको प्यूरिफिकेशन करने का तरीका। आखिर जाकर जुलाई के अंदर मुकम्मल तैयार हो गया। फिर जुलाई के अंदर ट्रिनिटी एक टेस्ट किया गया था परफॉर्म एल मोरगोडो के अंदर, एल मोरगोडो। इसके अंदर जब टेस्ट किया गया था, इस टेस्ट में 50 माइल दूर लोगों के जाके शीशे भी टूट गए थे। पोस्ट डैम डिक्लेरेशन हुई 1945। इसके अंदर चर्चिल, प्रेसिडेंट ट्रूमन, स्टालिन, ये सब थे। उसके अंदर जापान को कहा, अभी हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए, इसके बाद तुम सरेंडर कर दो, अदरवाइज एक जुमला उन्होंने कहा था, इफ यू कांट सरेंडर देन द परमानेंट एंड अटर डिस्ट्रक्शन विल बी फेस्ड बाय यू। उन्होंने कहा नहीं तो फौरी और तबाही होगी। जापान को लग रहा भी था कि मैं डिफेंड नहीं कर सकूंगा, लेकिन उसने कहा नहीं मानी। उसके बाद फिर आखिर करते 5 अगस्त को इनोला गए, B-29 पर एटम बम लेके जाते हैं। सुबह 8:15 थे, और ये लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट, रेडियो जो था आपस में कॉन्ट्रैक्ट में थे हिरोशिमा के ऊपर। ये बंदा यूं घूमने के बाद इसने यूरेनियम का एटॉमिक बम, इसका नाम था लिटिल बॉय, उसको क्या कर दिया, डिटोनेट कर दिया, फेंक दिया।
3 सेकंड्स के बाद आसमान के ऊपर मुकम्मल एक मशरूम जो होता है इस तरह का एक आग सी बनी, और उस आग ने टेम्परेचर बना दिया ये इतना था कि लोगों को डायरेक्ट उसने वेपरेट करवा दिया। सारे लोग बहरात बन गए, कोई पिघल गए, कोई क्या हो गए। और जो एक्सप्लोजन हुए इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम जो है न्यूज़, वो कहता है कि 20,000 TNT था, जबकि बाकी कहते हैं 15,000 TNT था। जापान की अपनी जो न्यूज़ होगी, जो बाकी ओवरऑल जितनी भी न्यूज़ है सिवाय अमेरिका के, ये सारे कहते हैं कि 15,000 TNT था। वह 15,000 हो या 20,000 हो, लोगों का वहाँ पर इंसानियत का बेड़ा गर्क हो गया। किसी ने क्या कहा था कि दुध मुँहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। बस बहरहाल उनका तो सत्यानाश हो गया वहाँ के। फिर उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ 1 मिनट के अंदर। सारे लोग हैरान थे कि हुआ क्या है जापान के अंदर। फिर जापान कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद दोबारा कहा कि जापान को कि सरेंडर कर दो, अदरवाइज अगेन वही धमकी मिली, फॉर्मेट एंड अदर डिस्ट्रक्शन। ये चीज़ पर अमल ना करना। दोबारा 9 को, ये मंडे को हुआ था हिरोशिमा के अंदर, दोबारा थर्सडे को 9 अगस्त के अंदर नागासाकी के ऊपर प्लूटोनियम, जिसका नाम था फेटमैन एटम बम का नाम रखा था, इसको फेंक दिया नागासाकी के ऊपर। उन्होंने पहले वहां पर हमले किए थे पर हार्बर के ऊपर, फिर उनका रिस्पॉन्स रिएक्शन कर दो या उस पर बदला ले लो, रिवेंज ले लिया उन लोगों ने। फिर जाकर यहाँ का टेम्परेचर हो गया। और ओवरऑल जो 5 सालों के अंदर जो अमवात हुई हैं उसका जो एस्टिमेट लगाया गया बनती है 20 लाख। जिस तरह हुई थी कि बीच में लोगों को कैंसर हो गया रेडिएशन के थ्रू, जो पिघल गए तो गए ना, साइड पे चले गए उन दिनों ही। साथ में जो 5-6 दिन के जो दौरानिया रखा गया तो उसके अंदर अमवात हुई है 2,10,000।